तो सबसे पहले बात करेंगे भैया कि गति क्या है, व्हाट इज़ मोशन। ठीक है, तो ये क्या है? जब कोई वस्तु अपने चारों तरफ की चीज़ों के मुकाबले अपनी जगह बदलती रहती है तो वो गति में होती है। ठीक है, अब तुम चल रहे हो, देखो जब तुम चलोगे ऐसे ऐसे चलोगे तो तुम तो चल रहे हो, लेकिन तुम्हारे आसपास की सारी चीज़ें अपनी जगह पे स्थिर हैं। जैसे ये कमरा है, ये सड़क है, वो पेड़ है, हर जगह अपनी जगह पे है, लेकिन तुम चल रहे हो अपनी जगह से आगे और बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे स्थिर है। तो मतलब अगर कोई वस्तु जो चल रही है और उसके सापेक्ष बाकी सारी वस्तुएं स्थिर है तो वो वस्तु क्या है? गति में है। ठीक है, जब कोई वस्तु अपने चारों तरफ की चीज़ों के मुकाबले अपनी जगह बदलती है तो वो गति में होती है। जैसे देखिए, ये दो लड़के हैं, ये जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, इनके पीछे की ये जो जो भी जगह है वो बदल रही है, लेकिन ये चले जा रहे हैं। उसके बाद देख सकते हो ये बच्चा बॉल को फेंक रहा है, वो ये इसको फेंक रहा है, लेकिन इसके पीछे ये जो जो आसमान है, ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये जो जो भी वस्तु दिख रही है, पेड़ पौधे, ये सब अपनी जगह पे स्थिर हैं। मतलब ये बॉल जो है वो मूवमेंट कर रही है, गति कर रही है। ध्यान दे, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो आसपास की चीज़ें आपके पीछे जाती हैं, दिखाई देती हैं। जब आप बस में बैठे रहते हो या जब आप साइकिल चलाते हो या खुद चल रहे होते हो तो आप जब आगे बढ़ रहे हो तो आपको लगता है कि आपके सारे जो साथ की चीज़ें हैं पीछे वो चल रही हैं, आपके साथ चल रही हैं। ऐसा अनुमान होता है ना? अगर आपको ऐसा अनुमान हो रहा है तो यानी कि आप गति में, आप मोशन में हैं, मतलब आप गति में हैं। ठीक है, सोचो जरा, थोड़ा सोचिए। अगर एक ट्रेन में बैठे हो और दूसरी ट्रेन बगल से चलती है तो तुम्हें कौन सी ट्रेन चलती हुई लगती है? देखो, हो सकता है ट्रेन की बात कर लो या कोई बस की बात कर लो, ज़्यादातर बस पे चलते हो ना आप। तो देखिए, अगर आप एक ट्रेन में बैठे हो, जिस ट्रेन में आप बैठे हो और आपके सामने और एक ट्रेन जा रही है, तो आपको कौन सी ट्रेन चलती हुई नजर आएगी? आपकी खुद की ट्रेन या सामने वाले की ट्रेन? जरा कमेंट पे अपना आंसर बताइए, कमेंट करके अपना आंसर बताओ। क्या गति सभी के लिए एक जैसी होती है? जो गति है वो सभी चीज़ों के लिए जैसे होती है? ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। हम जानते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी मानी जाती है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, लेकिन यह स्थिति किसके संदर्भ में बदल रही है? ठीक है, देखो गति आप तभी मानोगे, तभी बोलोगे जब वो चीज़ समय के सापेक्ष अपना स्थान बदल रही है। ये भी ध्यान रखना। अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा, दूरी और विस्थापन में अंतर बताऊंगा, तो वहाँ पे भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी आपको। तो गति आप तभी बोलोगे कि जब कोई चीज़ लगातार अपनी स्थिति को बदल रहा है। जैसे मैं अभी यहाँ पर हूँ, थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ गया, थोड़ी देर बाद आगे चला गया, तो टाइम के सापेक्ष, समय के सापेक्ष मैं अपनी स्थिति लगातार बदल रहा हूँ, यानी कि मैं क्या हूँ? गति में हूँ। ठीक है, देखो एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। अजय ट्रेन में बैठा है, ट्रेन चल रही है, ट्रेन के बाहर पेड़ दौड़ती दिख रही है। जब आपने देखा होगा ट्रेन या बस बहुत ज़्यादा स्पीड में रहती है, चल रही होती है, तो आपको लग रहा होगा कि जो बाहर का नज़ारा है, जो बाहर पेड़ पौधे हैं, वो भी आपके साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा लगता है ना? लेकिन उसके साथ बैठा दोस्त स्थिर है, लेकिन जो आपके बगल में जो बैठा दोस्त है वो स्थिर रहता है। वो आपको लग रहा है कि वो अपनी जगह पे ही है, लेकिन बाहर के जो भी पेड़ पौधे हैं, सड़क है, कोई भी चीज़ है, वो आपके साथ भाग रही है, ऐसा फील होता है। क्या अजय स्थिर है या गति में है? जो अजय आपके बगल में बैठा हुआ दोस्त है, वो स्थिर है या गति में है, ये आपको बताना है। गति या स्थिरता हमेशा किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष होती है। ठीक है, जैसे एक पॉइंट होगा, ठीक है, गति की बात करें या स्थिरता की बात करें, वो एक बिंदु के सापेक्ष माना जाता है। जैसे अगर मैं बस में बैठ गया हूँ, ठीक है, मैं बस में बैठ गया हूँ, मैं उस जैसे मेरी कुर्सी यहाँ पर है बस में, और मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ, यहाँ पे मैं बैठ गया हूँ, ठीक है, तो क्या मैं गति में हूँ? मैं गति में नहीं हूँ, मैं तो अपनी जगह पे ही हूँ, जहाँ पे था वहीं पे ही हूँ। मैं गति में नहीं हूँ, बस गति में। ठीक है, बस गति में, तुम गति में नहीं हो, ये ध्यान रखना, क्योंकि तुम तो उसी जगह पे स्थिर हो, तुमने तो अपना मूवमेंट चेंज नहीं किया, उसी जगह पे बैठे हो, तो बैठे ही के बैठे ही रह गए। तुम्हारी सीट जहाँ थी तुम वहीं पे ही हो, तुम्हारी सीट आगे भी थोड़ी ना जा रही है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो तुम्हारा जो बिंदु है वो तो फिक्स हो गया। बस जहाँ से तुमने बैठा था, बस वहाँ से आगे आगे बढ़ चुकी है थोड़े टाइम बाद, तो बस गति में है, तुम गति में नहीं हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, निर्देश बिंदु क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? यह वह बिंदु है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का आकलन किया जाता है। वो बिंदु होता है
जैसे सपोज करो ये बस स्टेशन है या रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर बस खड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर बस खड़ी थी, तो ये बस का क्या हुआ, निर्देश बिंदु हुआ। थोड़े टाइम बाद बस इस गांव में पहुंच गई, चलते चलते यहाँ पहुंच गई, तो बस यहाँ से यहाँ तक आ गई, यानी कि बस गति में है। तो ये जो बस स्टेशन है वो उस बस का क्या है, निर्देश बिंदु है, ठीक है। यह वह बिंदु है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का आकलन किया जाता है। उदाहरण, अगर रमेश अपने घर से बाहर किसकी ओर जा रहा है, तो उसका जो घर है वो निर्देश बिंदु है, मूल बिंदु है, ठीक है। और रमेश घर से 500 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, तो ये उसकी स्थिति है। एक घर जो है, घर से, अब उसका घर जो है वो उसका क्या है, निर्देश बिंदु है, मूल बिंदु है। अब घर से वो 500 मीटर उत्तर दिशा में जा रहा है, तो ये उसकी क्या हो गई, ये उसकी स्थिति हो गई कि वो किस दिशा में कितनी ओर जा रहा है, ठीक है। कुछ याद रखने योग्य बातें, बिना मूल बिंदु के हम नहीं जान सकते कि वस्तु ने कितनी और किस दिशा में दूरी तय की। अगर कोई मूल बिंदु ही नहीं होगा तो हम बता ही नहीं सकते कि वस्तु गति में है या नहीं है, और कितनी दिशा में गई है, कहाँ कितनी दूर गई है। बिना मूल बिंदु के हम ये सब नहीं बता सकते। तो मूल बिंदु तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, अति आवश्यक है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं विराम अवस्था। विराम अवस्था मतलब रेस्ट। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हिंदी में थोड़ा अजीब लगते हैं, लेकिन अंग्रेजी बोलो तो फटाक समझ में आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, आजकल के ज़माने में हमारी भाषा ऐसी हो गई है, ना तो हमें हिंदी पूरी अच्छी आती है, ना ही हमें अंग्रेजी पूरी आती है। आती है क्या, हम उनके बीच में आके रह गए हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति नहीं बदलती तो उसे हम विराम अवस्था में कहते हैं। जैसे अगर ये मेज है, मेरे पास एक मेज है और मेज के ऊपर मैंने ये पेंसिल रख दी, तो ये ऐसी ही पड़ी रहेगी। तो ये क्या हुआ, ये पेंसिल यहाँ पे रखा हुआ, ये विराम अवस्था में, ठीक है। गतिज अवस्था क्या होती है, यदि वस्तु लगातार अपनी स्थिति बदलती है तो वो गति में है। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, थोड़ी देर में यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, तो मैं गति में हूँ, क्योंकि मैं अपनी लगातार स्थिति बदल रहा हूँ समय के साथ साथ। तो मैं क्या हूँ, मैं गतिज अवस्था में हूँ। उदाहरण, किताब मेज पर रखी हुई है, ये विराम अवस्था में है। चलती हुई कार है, तो ये गतिज अवस्था में है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं गति के प्रकार। गति के बहुत सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वृत्तीय गति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सर्कुलर मोशन। ये क्या होता है, जब वस्तु गोल पथ पर चलती है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे पंखा है ऊपर, आजकल गर्मी का मौसम है, पंखा है, पंखा यूं यूं अपनी जगह पे यूं यूं घूमता रहता है, घूमता रहता है। कैसे आकार में घूम रहा है, वृत्ताकार, ठीक है। तो इसे वृत्तीय गति कहते हैं। चक्की हो गया, ठीक है, झूला हो गया, एक ही तरीके चलता रहता है, वृत्ताकार गति है ना। तो ये सब क्या है, वृत्तीय गति है। रेखीय गति क्या होती है, सीधी रेखा में गति, ये रेखीय गति कहलाती है, सीधी रेखा में गति। जैसे ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन सीधी पटरी में चलती है, ठीक है, एक सीधी रेखा में चल रही है ना ऐसे, तो ये हमारी रेखीय गति हुई। कंपन गति क्या होती है, कंपन गति ऐसे ऐसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। वस्तु आगे पीछे दोलन करती है, यूं 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 या यूं 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 यूं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपन गति कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम आते हैं दूरी और विस्थापन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। स्पेशली ये क्वेश्चन तो हर साल आता है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, ठीक है। चाल और अभी और एक क्वेश्चन आएगा, उसमें अंतर वाले जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि दूरी क्या होता है। दूरी वस्तु द्वारा तय किया गया वास्तविक पथ होता है। यह केवल कितना चला बताती है, दिशा की जानकारी नहीं देती। यह एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि क्या होती है ये जान लेते हैं। देखो, राशि दो प्रकार की होती है, एक तो सदिश हो गई, एक अदिश हो गई, ठीक है। दो चीज़ों से हम पता लगाते हैं, एक तो होता है मान, मान को लिखते हैं परिमाण, और एक होती है दिशा। जिस राशि में आपको दिशा और परिमाण दोनों पता हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें किसी एक का ज्ञान हो उसे हम अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो दूरी क्या होती है, वस्तु द्वारा तय किया गया वास्तविक पथ होता है कि भाई मैं घर से मैंने एक आपके कोई भी एक मार्केट, आपके घर के बगल में जो भी मार्केट है वहाँ गए, ठीक है।
जैसे 1 किलोमीटर दूर है, तो वो क्या हो गया, जो पथ आपने तय किया वो आपकी दूरी हो गई। यह केवल कितना चला, कितने गए हम, वो बताती है, दिशा की जानकारी नहीं देता कि उत्तर दिशा से गए, दक्षिण दिशा से गए, पश्चिम में गए, ये नहीं देता। तो यह क्या हो गई, अदिश राशि हो गई। इसमें सिर्फ परिमाण पता होती है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए ये एक अदिश राशि है। उदाहरण, रमेश अपने घर से बाजार जाता है 500 मीटर, फिर पार्क आ जाता है 300 मीटर, तो कुल दूरी कितनी होगी, 800 मीटर। पहले क्या, किधर गया, बाजार गया, और उसके बाद कहाँ गया, पार्क गया। तो बाजार जाने के लिए एक दिशा में गया और पार्क जाने के लिए दूसरी दिशा में गया होगा। तो दिशा का हमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन कितना गया वो हम बता सकते हैं। बाजार जाने के लिए उसको 500 मीटर जाना पड़ता है और पार्क जाने के लिए 300 मीटर, तो कुल दूरी कितनी हुई, 800। ठीक है, तो ये हो गया अपना दूरी। ठीक है, तो दूरी में दिशा का कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए ये एक अदिश राशि है। सिर्फ उसे परिमाण का मान पता है, मान पता होता है, दिशा का अनुमान नहीं होता है। टिप क्या है आप लोगों के लिए, दूरी कभी भी नकारात्मक या शून्य नहीं होता। जो दूरी है वो कभी भी माइनस में नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती। तुम ऐसे बोलते हो, मैं माइनस के 2 किलोमीटर गया, मैं माइनस के 10 किलोमीटर गया, ऐसा बोलते हो कभी भी, सुना है कभी आपने? क्या मैं 0 किलोमीटर गया, मैं 0 किलोमीटर गया, ऐसा कभी होता है? नहीं। तो जो दूरी है वो, उसका मान कभी भी शून्य नहीं होता, और दूरी का मान कभी भी माइनस में नहीं होता है, ये हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे विस्थापन। विस्थापन को अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी और दिशा। इसमें क्या होता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों पता होता है। जैसे सपोज करो, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है, और ये तुम्हारा स्कूल है, तुम्हारा विद्यालय है। ठीक है, तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल, ये एक बिंदु हुआ। ठीक है, ये घर का एक बिंदु हुआ, तुम्हारा स्कूल एक बिंदु हुआ। तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। ठीक है, और इसमें दिशा भी होना चाहिए, जैसे कि ये पूरब में गया। ठीक है, तुम्हारे घर से पूरब की ओर है तुम्हारा स्कूल है, इसमें दिशा का भी ज्ञान होता है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों पता है। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी, जैसे मान लो तुम्हारे घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है, इसका अंकिक मान पता हुआ किधर है, पूरब की ओर है, दोनों चीज़ पता होगी। तो ये होता है आपका क्या, विस्थापन। अब सोचो तो एक चीज़ देखो, उदाहरण देता हूँ, रमेश घर से पार्क गया, जो कि सीधी दक्षिण दिशा में 400 मीटर है। ठीक है, तो ये विस्थापन क्या हुआ, 400 हुआ, प्रारंभिक से अंतिम बिंदु। यदि कोई गोल रास्ते पर चलता तो वो वापस वहीं आ जाता जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। सपोज करो आपके पास एक रास्ता है, अब इसमें विस्थापन बताना है। मान लेते हैं इस बंदे ने यहाँ से स्टार्ट किया चलना, और ये चल के फिर यहाँ पे फिर से आ गया, तो विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। तो विस्थापन में क्या होता है, दो अलग अलग बिंदु होने चाहिए और फिर उनके बीच की दूरी देखी जाती है, तो वो विस्थापन है। लेकिन अब सोचोगे आप क्या कर रहे हैं, आपने, आपका ये घर है, आप घर से निकले, आप मार्केट घूम के फिर से अपने अपने घर पे आ गए, तो आपका विस्थापन क्या हुआ, 0। आप जहाँ से चले थे वहीं पे दोबारा आ गए, तो जो दूरी का अंतर है वो 0 हो गया। ठीक है, अंतर क्या हो गया, 0 हो गया। तो विस्थापन क्या होगी, 0 होगी। विस्थापन क्या होगी, 0 होगी। दो अलग बिंदु होने चाहिए, इससे जहाँ से चलना प्रारंभ किया वहीं पे आ जाओगे, तो विस्थापन क्या होगी, हमेशा 0 होगी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है प्रश्न। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एग्जाम में आता ही आता है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। दूरी और विस्थापन में अंतर। ठीक है, पहले अंतर में आप यहाँ लिख सकते हो, दूरी की परिभाषा यहाँ लिख दो और यहाँ पर विस्थापन की परिभाषा लिख दो। एक अंतर तो ये बन जाता है, परिभाषा दोनों की पता हो वो लिख दो। उसके बाद दूरी क्या है, एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। इस केवल मापन होता है, इसमें मान पता होता है, और विस्थापन में माप और दिशा दोनों का मान पता होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है और विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
विस्थापन, प्लस में, माइनस में, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो दूरी है, ठीक है, वो हमेशा विस्थापन से बराबर या उससे बड़ी होती है, और विस्थापन जो हमेशा छोटी होती है, या तो छोटी होगी दूरी के, या उससे उसके बराबर होगी, लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती, ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम आते हैं आगे, नेक्स्ट। अब आप ये देखिए, आपके सामने एक फिगर है, ये बंदा भाग के कार चला रहा है बहुत स्पीड में, है ना। तो हम बात करेंगे चाल, स्पीड। आप मोटरसाइकिल चलाते होंगे, कोई कोई बच्चा तो चलाता भी होगा छुप छुप के, कोई साइकिल चलाता होगा, साइकिल तो आप चलाते ही होंगे ना। तो कोई धीरे चलाता है, कोई जल्दी चलाता है, कोई मध्यम चलाता है। तो हर चाल क्या होती है, चाल का अगर मैं सूत्र बताऊं, परिभाषा, सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। ठीक है, यह बताता है कि वस्तु कितनी तेजी से चल रही है। ठीक है, चाल क्या बताता है कि वस्तु कितनी तेजी से चल रही है। जैसे ये कार है, देख रहे हो इस रोड पे कितनी स्पीड से चल रही है, तो चाल बताता है कि वस्तु कितनी तेजी से चल रही है। ठीक है, ये एक क्या है बच्चों, एक अदिश राशि है। ये क्या है, एक अदिश राशि है। सूत्र क्या है, देखो, v बराबर क्या होता है, एस बट्टा टी। v हमारा क्या है, चाल है, एस क्या हमारी दूरी है, और टी हमारा समय है। ठीक है, यानी कि चाल बराबर दूरी बट्टा समय, v बराबर एस अपॉन टी। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, रट लीजिए, सूत्र को बार बार प्रयोग होगा कक्षा 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, हमेशा। ठीक है, बहुत आसान सा सूत्र है, चाल बराबर क्या, दूरी बट्टे समय। तो ये हो गया। नेक्स्ट, चाल की कुछ विशेषताएं मैं बताता हूँ। चाल एक अदिश राशि है, मैंने अभी बोला था, इसमें केवल मान पता होता है, दिशा पता नहीं होती है। जैसे चाल है, कितनी स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, मान पता है, लेकिन किस दिशा में चल रहा है वो नहीं पता। ठीक है, चाल का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, एम पर सेकंड लिखते हैं। ठीक है, या फिर सेंटीमीटर प्रति सेकंड, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे आप बोल सको। तो तीन मात्रक है चाल के, मीटर प्रति सेकंड में बोल सकते हो, सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बोल सकते हो, या किलोमीटर पर घंटे में बोल सकते हो। चाल के हम इस रूप में मान को बता सकते हैं। चाल का मात्रक ये हुआ। समान चाल की स्थिति में यदि कोई वस्तु समान गति से चलती है तो वो समान चाल से दूरी तय करती है। ठीक है, मतलब समान चाल का मतलब क्या हुआ, अगर तुम 20 की स्पीड से चल रहे हो, स्टार्टिंग में तुम्हारी स्पीड 20 है, तो जितना दूरी आप तय कर रहे हो शुरू से लेकर अंत तक, आपकी स्पीड 20 ही है, आपकी चाल 20 ही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इसका मतलब इसे कहा जाता है समान चाल। ठीक है, तो यदि कोई वस्तु समान गति से चलती है तो वो समान चाल से दूरी को भी तय करेगी। ठीक है, असमान चाल की स्थिति में क्या होता है, यदि गति बदलती रहती है तो चाल भी बदलता रहेगा। अगर गति बदल रही है ना, तो चाल भी बदलता रहेगा। औसत चाल की आवश्यकता, जब गति असमान हो, गति असमान हो, कभी कम तो कभी ज्यादा, हम वस्तु की पूरी यात्रा के लिए एक औसत चाल निकालते हैं। भाई यहाँ से तुमने चलना स्टार्ट किया, तुम 50 किलोमीटर तक गए, तुम्हारी गति कभी ज़्यादा थी तो कभी कम थी। ठीक है, हमेशा कुछ एक जैसा नहीं था, तो उसके लिए हम एक एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं। औसत क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, औसत चाल का जो सूत्र है वो होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। औसत चाल का सूत्र क्या होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। कितना दूरी है उसको हमें भाग देना होता है, कितना समय हमें लगा उस दूरी को तय करने में, भाग दोगे तो आपको औसत चाल मिल जाएगा। अभी इस पर आधारित प्रश्न भी हम करेंगे। ठीक है, जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, अगर एक साइकिल 100 मीटर प्रति मीटर को 20 सेकंड में तय करती है तो चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, हमारी जो दूरी है, हमें दिया क्या है इस प्रश्न में, प्रश्न पढ़ के आपको पता होना चाहिए कि भैया दिए क्या रखा है। हमें दे रखा है, तो दूरी दे रखी है, वो क्या दे रखी है, 100 मीटर, और समय क्या दे रखा है, समय को हम दिखाते हैं, देखो दूरी को हम दिखाते हैं एस से, और समय को दिखाते हैं हम टी से। कितना दे रखा है, 20 सेकंड। ठीक है, 20 सेकंड दे रखा है। तो
हमें क्या निकालना है, चाल निकालना है। चाल को दिखाते हैं v से, ठीक है। चाल बराबर v बराबर क्या होता है, एच अपॉन टी। एच का मान दे रखा है 100, टी का मान हमारे पास दे रखा है 20। इसका मात्रक मीटर है और इसका मात्रक सेकंड है। 0 से 0 कटा, 2 पंजे 10, तो क्या आ जाएगा 5 मीटर, बट्टे में है ना, बट्टे का मतलब होता है प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, और भी न्यूमेरिकल तो हम करेंगे ही करेंगे अलग से वीडियो में। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी, वेग के बारे में बात करेंगे। वेग क्या होता है, ठीक है ना। वेग का मतलब, वेग क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय के, इसका सूत्र होता है। वेग क्या होता है, विस्थापन बट्टा समय। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं, एक निश्चित दिशा में, ये नहीं कि ये घूम रहे, नहीं, एक ही दिशा में, ठीक है। एक निश्चित दिशा में चाल को हम क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। यह चाल की तरह ही होता है, पर इसमें दिशा भी शामिल होती है, उसमें दिशा शामिल नहीं होती है, इसमें दिशा शामिल होती है कि भाई पूरब की तरफ जाना है तो पूरब ही जाना है, पूरब से पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं, एक ही डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये चाल की तरह ही है, लेकिन इसमें दिशा भी शामिल होती है, चाल में दिशा शामिल नहीं होती है। यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें कितनी दूरी गए वो पता होती है, और किस दिशा में जा रहे हैं वो भी पता होती है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, वेग को भी हम v से दर्शाते हैं, विस्थापन को हम d से दर्शाते हैं, और समय को हम t से दर्शाते हैं। तो v बराबर होता है d बट्टे टी, ठीक है। सही उदाहरण है, देख रहे हो, ये कार है, इस दिशा में जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है वो पता है, दोनों चीज़। तो ये क्या है बच्चों, एक सदिश राशि है। अब इस पर बेस्ड उदाहरण करते हैं, प्रश्न करते हैं। अगर एक कार 30 मीटर उत्तर की ओर 1 मिनट में जाती है, तो आपको क्या बताना है, वेग बताना है। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन क्या दे रखा है, 300 मीटर, 300 मीटर, और हमें समय क्या दे रखा है, 1 मिनट। तो पद्धति क्या होती है, MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड। समय आपको मिनट में दे रखा है, समय आपको क्या दे रखा है, मिनट में दे रखा है, 1 मिनट। तो मिनट को बदलना होगा सेकंड में, एस का मतलब होता है सेकंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कटा, 6 पंजे 30, तो ये आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आता है, चाल और वेग में क्या अंतर है। तो चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। इसमें ये दिशा नहीं बताता, ये दिशा बताता है। कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होता है चाल, और वेग ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, v बराबर दूरी बट्टे समय, और इसका सूत्र होता है v बराबर विस्थापन बट्टे समय, ठीक है। वेग क्या बताता है, विस्थापन को बताता है। ट्रिक से याद रखें, स्पीड इज फास्ट बट ब्लाइंड, वेलोसिटी इज फास्ट एंड अवेयर। ये एक ट्रिक है अंग्रेजी में, तो इसको भूलो, ये तो शायद ही याद रहेगा आपको, लेकिन ये ज़रूर याद रखना है दिमाग में। देखो, मैंने हर एक चीज़ को बहुत सिंपल रखा है ताकि आप दिमाग में याद रख पाएँ। छोटा छोटा परिभाषा रखा है, जितना छोटा हो सकता था हमने उतना ही रखा है। किताब में पढ़ने जाओगे बहुत बड़ा बड़ा है, आप भूल जाओगे बार बार। हमारी परिभाषा, हर चीज़ एकदम छोटी छोटी है, एकदम छोटा, 2 वर्ड 4 वर्ड, ताकि बच्चा आराम से समझ के याद रख पाए, किताबों की तरह उसको बड़ा बड़ा रटना ना पड़े, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ ग्राफ्स के बारे में, और इन ग्राफ पे आधारित प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे कि हम बात करें कि दूरी और समय का ग्राफ, हम ग्राफ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ग्राफ देख के हम क्या पता लगाते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको समझाता हूँ। दूरी और समय ग्राफ, दूरी और समय ग्राफ क्या होता है, देखिए, ये इधर समय है, इधर समय है, और इधर अपना दूरी है। ये देखो, ये 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, और ये आपका जा रहा है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, ठीक है। अब ये वाला ग्राफ देखो, ये ग्राफ देखो, सीधी रेखा है एकदम, देख रहे हो, एकदम सीधी रेखा है, ना ऊपर ना नीचे। तो जब वस्तु एक समान गति से चलती है, मतलब 40 की स्पीड से चल रही है, तो 40 की स्पीड से ही चलेगी शुरू से लेकर एंड तक।
उस स्थिति में ग्राफ एकदम सीधी रेखा होती है। ठीक है, ये ग्राफ एकदम सीधी रेखा है, तो इसका मतलब है वस्तु एक समान गति से चल रही है। ग्राफ देख के मुझे ये आइडिया लगेगा कि अगर वस्तु एकदम सीधी रेखा बना रही है, ग्राफ में अगर आपको सीधी रेखा दिख रही है, तो इसका सीधा मतलब यही है कि जो गति है उसकी, वो एक समान गति से चल रहा है। ठीक है, वस्तु की गति एक समान है, और जो ढाल है, ठीक है, वो ढाल जो ये बता रहा है वो गति को बताता है। उसके बाद हम बात करते हैं जब वस्तु असमान गति से चलती है तो ग्राफ ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो ग्राफ आपका घुमावदार रेखा होगी। जैसे ये देखिए, असमान, थोड़ा पहले कम था, फिर ज़्यादा होता गया, ज़्यादा होता गया, ये ऊपर आ गया, टेढ़ा ग्राफ दिख रहा है आपको। यानी कि ये क्या है, घुमावदार रेखा है, यानी कि जो गति है वो असमान है। जब गति कम ज़्यादा होती है तो ग्राफ आपका ऊपर नीचे बनता है। ये चीज़ आपको क्या बताता है, अगर इस बिंदु को देखें, इस बिंदु को देखें, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मिनट में कितना दूरी चल के गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 है ना, तो यहाँ पर देखिए 1 2, 2 मिनट में 2 किलोमीटर चला, 4 मिनट में कितना, 4 किलोमीटर चला, 6 मिनट में 10 किलोमीटर चला, 8 मिनट में, यहाँ देखिए 8 मिनट में 16 किलोमीटर चला। ऐसे आइडिया लगाता है, ये बिंदु देख के पता लगा सकते हैं कि कितने मिनट में कितना दूरी चला। देखो, टिप क्या, ग्राफ से हम गति का अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ठीक है, गति क्या होती है, v बराबर क्या होता है, v बराबर क्या होता है, s/t। कितना दूरी चला, समय क्या, उससे भाग दोगे तो आपको क्या पता लग जाएगा, आपको आपकी गति पता लग जाएगी। ठीक है, v बराबर क्या होता है, s/t होता है ना, आराम से पता लगा सकते हैं। इधर क्या होता है, इधर समय बताता है, इधर आपका दूरी बताता है। तो इधर समय देखो, ये 2 मिनट है, 2 मिनट इधर लगा, और ऊपर ऊपर ये वाला, ये चीज़ क्या बताता है, देखो बिंदु जो भी होगी उसमें दो चीज़ें होती हैं, पहले x और y। x आपको यहाँ समय बता रहा है और y आपको दूरी बता रहा है। तो देखो यहाँ पर जैसे ये वाला बिंदु है, मैं ये वाला बिंदु दिखाता हूँ। जैसे ये वाला बिंदु है, इस बिंदु में देखो कितना के x में 10, तो समय अपना 10 मिनट है। और दूरी क्या है, दूरी ये y में जाता है, देखो ये 25 है ना, 25 की सीध में आ रहा, हाँ 25, दूरी अपनी क्या है, 25 किलोमीटर। तो अगर मैं 25 को भाग दे दूंगा, 25 किलोमीटर है, ठीक है, और ये मिनट में, किलोमीटर पर घंटा होता है, और ये 10 मिनट है, इसको मैं भाग दे दूंगा तो मुझे मेरा क्या मिल जाएगा, स्पीड मिल जाएगा। तो मिनट को आप घंटे में बदल देना, ठीक है, तो स्पीड आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। जैसे कि अगर किलोमीटर घंटा में निकालना है तो आप जानते हैं 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। तो अगर आपको 10 मिनट को घंटे में बदलना है, आपको क्या करना पड़ेगा, 10 को 60 से भाग देना पड़ेगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, 1/6 हो जाएगा, 25 को भाग देंगे 1/6 से, 6 ऊपर चला जाएगा, 25 छंग 150, 150 किलोमीटर प्रति घंटा आपको ये मिल जाएगा। ठीक, तो आप ग्राफ की मदद से जो स्पीड है उसका अनुमान लगा सकते हैं, उसको हम निकाल सकते हैं। अगली बात करते हैं एक समान गति। एक समान गति को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अभी मैंने बोला एक समान गति क्या होती है, अगर कोई वस्तु बराबर समय में बराबर दूरी तय करे तो वो एक समान गति कहलाती है। ठीक है, बराबर समय में बराबर दूरी तय कर रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, ये ग्राफ देखिए, एक समान गति में ग्राफ आपका एकदम सीधा रहेगा। अगर एक बस 10 सेकंड में 100 मीटर तय करती है, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है। और ग्राफ इसका क्या होता है, एक सीधी रेखा बनाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण चीज़ क्या ध्यान रखना है आपको कि कोई बदलाव नहीं होता ग्राफ में, और चाल आपकी क्या होती है, एकदम फिक्स रहती है। अगर 20 की स्पीड चल रही है तो 20 की स्पीड से ही चलेगी। ठीक है, ये टॉपिक रिपीट हो गया, ये हमने एक बार पढ़ लिया था अभी, है ना, असमान गति को भी तो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। चलिए अब हम बात करते हैं त्वरण, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। त्वरण किसे कहते हैं, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, सीधी सी बात है।
त्वरण का सूत्र क्या होता है? वेग परिवर्तन बट्टे समय। और परिभाषा क्या होती है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्या? वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। जब किसी वस्तु की गति समय के साथ बदलती है तो उसे हम त्वरण कहते हैं। ये लिख लीजिए, ये परिभाषा होगी। सूत्र क्या है? त्वरण को हम ए से दर्शाते हैं। ये लिख सकते हो आगे, त्वरण को हम ए से दर्शाते हैं। अंग्रेजी में त्वरण को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन। इसीलिए ए से दर्शाते हैं। ए बराबर क्या होता है? वी माइनस यू बट्टे टी। ये आपका वेग परिवर्तन है। वी आपका क्या है? अंतिम वेग। और यू आपका क्या है? प्रारंभिक वेग। ठीक है, ए आपका त्वरण है, यू आपका प्रारंभिक वेग, वी आपका अंतिम वेग, टी आपका क्या है? समय है। तो वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण को हम ए से दर्शाते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये लिखा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक एग्जाम में आ जाता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उदाहरण लेता हूं मैं आपको। एक स्कूटर 0 से 20 मीटर प्रति सेकंड तक 4 सेकंड में पहुंचता है। तो आपको क्या बताना है? त्वरण बताना है कितना होगा। देखो यहाँ क्या दे रखा है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या है? ये 0 से। यू आपको 0 दे रखा है। अंतिम वेग, अंतिम वेग v दे रखा है आपको। कितना प्यारे बच्चों? 20 दे रखा है। देखो एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। अगर किसी प्रश्न में प्रारंभिक वेग दे रखा है तो सही है। अगर कभी भी प्रारंभिक वेग ना दे तो उस स्थिति में क्या होता है? प्रारंभिक वेग हमेशा 0 लिया जाता है। देखो जब आपकी गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी अभी आपने स्टार्ट की है, तो गाड़ी एकदम से तुरंत भाग थोड़ी ना लगेगी। जब गाड़ी स्टार्ट करोगे तो 0 पे ही रहेगी ना। 0 से स्टार्ट होगा। ये नहीं कि 40 से तो भागना स्टार्ट कर तुरंत स्टार्ट करते ही। पहले 0 से स्टार्ट होगा ना। तो प्रारंभिक वेग हमेशा 0 माना जाता है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो। अगर दिया गया तो वो लेंगे, नहीं दिया गया तो 0 लेते हैं। इसमें से 0 दे ही रखा है ऑलरेडी, तो यू अपना 0 है मीटर प्रति सेकंड, और वी अपना 20 मीटर प्रति सेकंड है। समय आपको दे रखा है t बराबर 4 सेकंड। हमें क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। क्या होता है? v माइनस यू बट्टा टी। v अपने पास 20 है, u अपने पास 0 है, और t का मान हमारे पास 4 है। 20 में से 0 घटाएंगे 20 आ जाएगा, बट्टे में 4, 4 पंजे 20। ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? त्वरण मिल जाएगा बड़े आराम से। अब हम बात करेंगे वेग और समय के ग्राफ को। ठीक है, जब वस्तु त्वरण एक समान हो, अगर त्वरण हमारा एक समान है, ठीक है, तब क्या होता है? अगर हमारा त्वरण एक समान है तो रेखा एक सीधी रेखा बनती है। ये एक सीधी रेखा है, देख रहे हो? जो ढाल होता है वो हमारे त्वरण को बताता है। ठीक है, और ये जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो आप देख रहे हैं, ये क्या बताता है? ये दूरी को बताता है कि कितनी दूरी हम चले। अगर रेखा हमारी क्षैतिज हुई, ऐसी रेखा हुई, ऐसी, इसे क्षैतिज कहते हैं। और ऐसी रेखा को हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर। और इस रेखा को हम क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। ठीक, अगर रेखा हमारी ऐसी आती है, ऐसी आती है, तो गति एक समान है। इससे आपको ये आइडिया लगेगा। और अगर रेखा नीचे जा रही है, ऐसे डिप कर रही है, ऐसे ऐसा डिप कर रही है ना, ऐसे, तो झुक रही है, तो क्या हो रहा है? मंदन हो रहा है, मतलब कमी हो रही है। मंदन का मतलब कमी हो रही है। मंदन क्या होता है अभी आपको बताता हूँ। इस ग्राफ से हम दूरी, वेग और त्वरण तीनों का अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो ग्राफ हम देखते हैं ना, इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि भाई कितना दूरी है, कितना वेग है, कितना त्वरण है। ये सब हम पता लगा सकते हैं इस ग्राफ की मदद से। अब हम बात करते हैं मंदन। अब मंदन का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, ये प्लेन अपना टेक ऑफ कर रहा है। जब प्लेन हवा में उड़ता है तो बहुत स्पीड से उड़ता है, यूं शूं करके उड़ रहा है। लेकिन जब वो लैंडिंग करता है तो वो अपनी स्पीड को धीरे धीरे कम करता है। एकदम से कम नहीं करता, धीरे धीरे कम करता है। तो यही आपका क्या है? मंदन है। मंदन क्या होता है? जब वेग घटता है तो उसे मंदन कहते हैं। ठीक है, यह ऋणात्मक त्वरण होता है। इस त्वरण, इसका मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है, क्योंकि घट रहा है। तो ये ऋणात्मक त्वरण होता है। सूत्र क्या होता है? ए बराबर वी माइनस यू बट्टा टी।
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उदाहरण के तौर पर ट्रैफिक, ब्रेकिंग, प्लेन की लैंडिंग, मंदन के उदाहरण है आपके। ट्रैफिक ब्रेकिंग का मतलब आपने देखा होगा कि रेड लाइट जलते हैं, रेड लाइट जलते हैं, हम दूर से दिख जाते हैं तो हम अपनी स्पीड स्लो कर देते हैं और जाके रुक जाते हैं, तो ये भी एक मंदन का उदाहरण है। ठीक है, तो ये भी आपको आराम से पता लग गया। उदाहरण, अगर आपको मंदन निकालना है, एक बस 30 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड तक 5 सेकंड में धीमी हो जाती है, तो मंदन आपको निकालना है। मंदन मतलब त्वरण ही हुआ। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, देखो हमारे पास सूत्र क्या होता है मंदन का, v माइनस यू बट्टे टी। ठीक है, v माइनस यू बट्टे टी, तो v हमारे पास क्या है, u हमारे पास क्या है, u अपना प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग क्या है, u 30 दे रखा है, 30 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग हमें क्या दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और समय हमें क्या दे रखा है, 5 सेकंड। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मंदन। ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बट्टे टी। तो v का मान हमारे पास है 10, u का मान है हमारे पास 30, और समय हमारे पास है 5। तो 30 में से 20 घटाओगे, माइनस के 20 बचेगा, बट्टे 5, 5 चौके 20। ठीक है, तो माइनस के 4, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा क्या, मंदन है। नेगेटिव साइन से आपको पता लग रहा है कि भैया मंदन हो रहा है। क्या हो रहा है, मंदन घट रहा है, त्वरण हमारी घट रही है, यानी कि मंदन हो रहा है। अगला है टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है, त्वरण और वेग, मंदन में क्या अंतर है, त्वरण और मंदन में क्या अंतर है। तो इसमें क्या होता है, त्वरण में क्या होता है, वेग में वृद्धि होती है, और इसमें क्या होता है, वेग में कमी होती है। ये धनात्मक मान होता है हमेशा, और ये ऋणात्मक मान होता है हमेशा। ठीक है, गति तेज होती है इसमें, और इसमें गति धीमी होती है। इसका जो त्वरण है वो पॉजिटिव होता है, और इसका जो त्वरण है वो नेगेटिव होता है। लिख दिया मैंने। ए का मतलब एसिलेशन, त्वरण हमेशा धनात्मक होता है, और इसका मंदन में त्वरण हमेशा ऋणात्मक होता है, ये आप लिख देना। याद रखने का तरीका क्या है, एसिलेरेट तेजी, रिटार्ड धीरे। देखो एसिलेट का मतलब क्या, इसमें हर चीज़ तेज हो रही है, और मंदन रिटार्ड में हर चीज़ धीमी होती है। सिंपल। गति के 3 प्रमुख समीकरण, ये जो 3 समीकरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों समीकरणों पर न्यूमेरिकल जो होते हैं वो एग्जाम में आते हैं। मैं इसके न्यूमेरिकल पे आधारित एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में ये जो 3 समीकरण इसको प्रूफ कैसे किया करते हैं, कैसे सिद्ध किया, बना है ये सूत्र, वो भी आता है। पता, क्लास 11th में भी ये आता है, अब 9th में 11th में दोबारा आएगा, और इसको यहाँ हम प्रूफ भी कर सकते हैं। तो गति के 3 समीकरण होते हैं। ये प्रथम समीकरण है, फर्स्ट वाला, v बराबर u प्लस ए टी। तो v आपका क्या होता है, अंतिम वेग, u आपका क्या होता है, प्रारंभिक वेग, t आपका समय है, a आपका क्या होता है, त्वरण, एक्सीलरेशन होता है। द्वितीय समीकरण क्या होता है, h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लिखोगे तो याद होगा। और तीसरा क्या होता है, v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। u अपना प्रारंभिक वेग है, v आपका अंतिम वेग है, a आपका त्वरण है, h क्या होती है, दूरी। h क्या होती है बच्चों, दूरी होती है। ये देखिए, h आपकी दूरी है, t आपका समय है, u आपका प्रारंभिक वेग है, v आपका अंतिम वेग है, a आपका त्वरण है। तो ये 3 समीकरण आपको लिख लिख के याद करना है। इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा ही आएगा, आंकिक प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% गारंटी है। ठीक है, अब कुछ मैंने सॉल्व एग्जाम्पल यहाँ रखें, कुछ ही रखें, बहुत आसान रखें, लेकिन उतना आसान भी एग्जाम में नहीं आता है। इस पर एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, कुछ उदाहरण करते हैं, उसके बाद देखते हैं। जैसे ये पहले प्रश्न पे आ जाओ। गति का पहला समीकरण पर आधारित एक क्वेश्चन रखा है मैंने। एक कार 5 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से चल रही है, प्रारंभिक गति से चल रही है, यानी क्वेश्चन पढ़ो और आइडिया लगाओ। u हमें क्या दे रखा है, 5 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, गति चल रही है वो 3 सेकंड में, 3 सेकंड, यानी कि समय आपको क्या दे रखा है, 3 सेकंड। उसके बाद 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरण करती है। ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड, मात्रक से भी पता लगेगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का।
तो ए हमें दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अंतिम गति क्या होगी? अंतिम गति यानी कि v आपको बताना है। अब आप देखो आपके पास इतनी चीज़ें दे रखी हैं। अब इतने चीज़ें दे रखे, ये चीज़ें किस सूत्र में लग सकता है? 3 सूत्र है ना आपके पास यहाँ पर, ये है, ये है, ये है। तो देखो आपको v दे रखा है, आपको v, u, a और t की बात, ये हो गया। इसमें u, t, h भी चाहिए होता है। दूरी आपसे पूछ नहीं रहा है तो ये भी मत लगाओ और ये भी मत लगाओ, यही लगेगा। ठीक है, यही लगेगा क्योंकि इसमें v आ रहा है, u आ रहा है, a आ रहा है, t आ रहा है और हमारे पास यही है। हमें v निकालना है, u पता है, t पता है, a पता है। तो आप जानते हैं गति के प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी होता है। यहाँ पर आप मान रखोगे u हमें क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, a हमारे पास 2 है ना, और t हमारे पास 3 है। तो क्या हो जाएगा? 2 3 6, 6 और 5 11, 11 मात्रक लिखना है, v का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। क्या आ जाएगा? 11 मीटर प्रति सेकंड। इतना हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। नेक्स्ट, एक साइकिल चालक 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। 5 सेकंड बाद उसकी गति 6 इतना मीटर प्रति सेकंड हो गई है। त्वरण ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, प्रारंभिक वेग u आपको क्या दे रखा है? 2 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग v हमें क्या दे रखा है? 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और समय क्या दे रखा है? t बराबर हमें दे रखा है 5। हमें क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। त्वरण निकालना है तो त्वरण का सूत्र क्या होता है? a बराबर v माइनस यू बट्टा टी, यही तो होता है। तो देखिए v का मान क्या है? 6 हमने रख दिया, u का मान क्या है? 2 हमने रख दिया, बट्टे में t रख दिया 5। 6 में से 2 घटाओगे 4 आ जाएगा, 4 बट्टे 5। 5 से भाग देना है 4 में, छोटा पड़ रहा है, भागा नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 5 अट्ठे 40, पूरा पूरा भाग चला गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमें हमारा त्वरण मिल जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक आता है एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये क्या होता है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में नियत चाल से घूमती है तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक वृत्ताकार पथ है ये हमारा। ठीक है, ये एक वृत्ताकार पथ है और हमारे पास एक मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल इस वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चल रही है। मान लेते हैं 50 की स्पीड से चल रही है, तो 50 की स्पीड से चलती ही रह रही है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में नियत चाल से, एक ही चाल से घूमती है तो उसे हम एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यानी वस्तु की चाल स्थिर रहती है, चाल घटती नहीं है ना बढ़ती है, फिक्स रहती है, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती है। देखो, यहाँ से जाओगे इस दिशा में गया, अब फिर इस दिशा में इधर आता है तो दिशा चेंज हो जाएगी। दिशा इसकी लगातार बदलती रहती है। ठीक है, इसकी दिशा लगातार बदलती रहती है। तो इसमें v बराबर क्या होता है? 2 पाई r बट्टे टी। अगर आपको v निकालना है तो क्योंकि वृत्ताकार है तो वृत्ताकार में क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो 2 पाई r यानी कि परिधि, वृत्त की परिधि को जब आप समय से भाग दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? चाल मिल जाएगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें, चाल हमारी स्थिर रहती है, दिशा बदलती रहती है, इसीलिए त्वरण मौजूद होता है, और गति का मान स्थिर परंतु वेग बदलता रहता है। वेग बदलता रहेगा। उदाहरण, पंखे की ब्लेड, ग्रहों की परिक्रमा, ये क्या होती है? बदलती रहती है। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने, वन शॉट वीडियो में, सबसे आसान तरीके से जो गति चैप्टर है, जो मोशन चैप्टर है क्लास 9 की, वो मैंने आपको समझा दी है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा वीडियो था लेकिन हर टॉपिक हमने कवर करके रखा है इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।